क्या हाल चाल बच्चों। ऑल गुड। वेरी 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 गुड इवनिंग टू यू सबको। बढ़िया सा एकदम राधे राधे, जय श्री राम, जय महाकाल। ईश्वर को याद करके हम कोई भी बढ़िया काम करते हैं, और आज का जो बढ़िया काम है वो भी हम ईश्वर को याद करके करेंगे। सब ईश्वर को याद करें और मन में बोलने की प्रभु पथ प्रदर्शित करें, तभी ना ईश्वर आपके लिए पथ प्रदर्शित करेंगे, तो आप उस पथ पर अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक है, देखिए जरा, सीए फाउंडेशन की क्लासेस जो हैं वो सारी ओवर हो चुकी हैं। नए जो अमेंडमेंट हैं ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने अमेंडमेंट क्लासेस नहीं करी है, तो उन बच्चों के लिए अमेंडमेंट क्लासेस हम अवेलेबल करा रहे हैं, और एकदम फुल फ्लेजेड डीप डाउन कॉन्सेप्ट के साथ अमेंडमेंट क्लासेस अवेलेबल करा रहे हैं। आराम से आप इसे देख सकते हैं। दिस विल बी अवेलेबल ऑन आवर ऐप एंड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। नोट्स वगैरह सब कुछ वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल होंगी, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और अमेंडमेंट क्लासेस का बेनिफिट आप अपने परीक्षा के लिए लीजिए। अमेंडमेंट क्लासेस में हम जो टेक्स्ट है वो तो करेंगे ही करेंगे, साथ में क्वेश्चन बैंक भी बहुत सारे हैं जो करेंगे। तो क्वेश्चंस हमने बहुत सारे अरेंज कर दिए हैं। स्टडी मैट के क्वेश्चन, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस। आप बोलेंगे भैया पास्ट पेपर का क्वेश्चन कहाँ से आया? भाई इस एग्ज़ाम में तो नहीं था, पहले किसी और एग्ज़ाम में तो था ही। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो किसी किसी एग्जाम्स के हैं। क्वेश्चंस केस स्टडी बेस्ड हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस हमने प्रॉपर्ली अरेंज कर रखे। उन क्वेश्चंस का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। समझ आ रहा है? चलो, तो मैं पहले आपको बता दूं कि जो अमेंडमेंट है वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो अमेंडमेंट है वो अपने डील करेंगे, फिर उसके बाद हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का अमेंडमेंट डील करेंगे। एक लॉ नया जुड़ा है, आपको पता है, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। एक नया जुड़ा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो पहले सीए फाउंडेशन में नहीं था, सीए इंटर में था, उन्होंने इसमें जोड़ा है इसको। और दूसरा जो हमारा अमेंडमेंट है, मेजर सेक्शन जो अमेंडमेंट का है वो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज और एजेंसी, इन 3-4 चीज़ों को उन्होंने जोड़ा है। इन 3-4 चीज़ों पर क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो होते हैं वो बनते हैं। हम लोग वो भी करेंगे। पहले हम टेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, और मेरे से आपसे एकदम अनुरोध है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए हमसे। हमारे चैनल को आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आप पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, तो आप एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए और एक लाइक दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हैशटैग पढ़ाई नहीं रुकेगी। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के अमेंडमेंट की। चलिए, लो जी, ये आ गया हमारा आज का अमेंडमेंट। पहला जो हमारा चैप्टर है अमेंडमेंट का वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेलमेंट एंड प्लेज। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उन्होंने क्या क्या ऐड किया है? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब ऐड किया है। मैं पहले बेलमेंट प्लेज से पढ़ाऊंगा ताकि थोड़ा सा ईजीनेस जो है ना वो आए। मैं चाहता हूँ कि पहले आप में थोड़ा सा ईजीनेस आए, तब आप आगे बढ़ें। एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ कि भाई जब भी हम कोई काम करें तो स्टार्टिंग में मेरे को थोड़ा सा यूज टू नेस आ जाए, ईजीनेस आ जाए, तब जाके इट विल बी अ डिसाइडिंग फैक्टर कि भाई कैसे काम करना है, ताकि हम थोड़ा सा यूज टू हों। ठीक है, तो हम पहले बेलमेंट एंड प्लेज पढ़ेंगे, और बेलमेंट एंड प्लेज पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ बेलमेंट एंड प्लेज, और मैं इसी में लिखूंगा सब कुछ यहीं लिखा हुआ रहेगा, कहीं अलग से कुछ लिखा हुआ नहीं रहेगा। देखिए, सेक्शंस हमने बांट रखे हैं इसके कि आपको कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली, राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेली, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट कब होगा, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स एंड लियन, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। प्लेज, पाउनर, पाउनी, राइट्स ऑफ पाउनर पाउनी, ड्यूटीज ऑफ पाउनर पाउनी एंड प्लेज बाय नॉन ओनर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये एकदम इंस्टीट्यूट के हिसाब से कंटेंट जो है सजा कर रखा हुआ।
कंटेंट में हमने कहीं भी कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है। इंस्टीट्यूट जितना आपसे चाहता है हम उतना ही इंस्टीट्यूट को देना चाहते हैं, तो हमने भी कंटेंट में कुछ नहीं किया, कंटेंट को एकदम प्रॉपर्ली सजाकर इंस्टीट्यूट के हिसाब से रखा है ताकि आप जो है कंटेंट को ईजिली पढ़ पाए। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि भाई बेलमेंट होता क्या है। वैसे आपको मैंने बेलमेंट पढ़ा रखा होगा, सेल और बेलमेंट में डिफरेंस बोल करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पहले हम लोग बेलमेंट थोड़ा सा पढ़ रखे हैं। नो, बेलमेंट होता क्या है पहले हम इस पर बात करेंगे, और मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लूंगा। देखिए जरा, और जो भी एग्जाम्पल्स लूंगा आप एग्जाम्पल्स अपने में ड्रॉ करके रखेंगे। एग्जाम्पल्स ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये ठीक से बन नहीं रहा मेरे से, प्रॉब्लम होती है इसको बनाने में। ये है मिस्टर हरिओम। हरिओम, और ये है तिवारी चचा। ये है मिस्टर हरिओम और ये है तिवारी चचा। स्टोरी में साथ बने रहिएगा एकदम बढ़िया से एकदम। आप कहेंगे भैया ये लोग इधर इधर क्यों देख रहे हो, तो मेरे से जितना बन पाया है उतना बन पाया है। हमारे जो हरिओम है इनकी होने वाली है शादी, इनकी होने वाली है शादी, विवाह है इनका होने वाला, विवाह, शुभ विवाह। विवाह इंग्लिश में लिखना है विवाह। ठीक है, इनकी शादी होने वाली है। ये जो तिवारी चचा है इनके पास है जनरेटर। जनरेटर समझते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है जनरेटर। इनके पास 3 जनरेटर है, 1 2 3। और ये दोनों लोग कौन है, पड़ोसी हैं, पड़ोसी। बहुत अच्छे गहन गहरे संबंध है हरिओम के और तिवारी चचा के। हरिओम की होने वाली है शादी, तो हरिओम पहुंचे तिवारी चचा के यहाँ। बोले चाचा शादी का कार्ड लीजिए, शादी है। चाचा बोले बढ़िया बात है बेटा, आशीर्वाद लो मेरा तुम और शादी संपन्न कराओ। ठीक है, तो हरिओम जो है शादी वादी करने के लिए कार्ड वार्ड दे के चला आया। आप बोलेंगे भैया स्टोरी में भी मजा नहीं आ रहा, आएगा आएगा, शादी है, शादी में तो मजा आता ही है। हरिओम एकदम प्रॉपरली डेकोरेशन वगैरह कराया गया उनके यहाँ, टेंट वेंट प्रॉपर एकदम। ऐसा गांव में शादी हो रही, गांव में टेंट वेंट लगते हैं हमारे। ठीक है, आजकल गांव में मैरिज हॉल में शादी होती है लेकिन टेंट लगा शादी हो रही है, बढ़िया एकदम। ठीक है, मस्त एकदम रहता, टेंट वेंट लगा हुआ। जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा करता है, वो 2 जनरेटर आया हुआ हरिओम के यहाँ। अचानक क्या हो गया, रात में जनरेटर खराब हो गया। ठीक है, उधर गाना चल रहा है, हल्दी लगाओ जी, चंदन लगाओ जी। इधर जनरेटर खुश, जनरेटर बंद हो गया। अब हरिओम के पिताजी बहुत परेशान, क्या करें, हरिओम भी परेशान, क्या करें। हरिओम तुरंत पहुंचा कहां पर, अपने तिवारी चाचा के पास में। बोला चाचा नमस्कार। बोले बोलो बेटा। बोले चाचा शादी हो रही है, चंदन लगाओ जी, हल्दी लगाओ जी, गाना चल रहा है और उसी में हमारा जनरेटर हो गया खराब। तिवारी चाचा बोल रहा है, बोलो काहे चिंता करता है तुम, अपने पास है ना जनरेटर, ये देखो 3 ठो जनरेटर है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में अपने यहाँ ऑडिट वगैरह करने हैं डीजी सेट। ये DG1, ये DG2, ये DG3। गांव में हमारा ऐसा चलने वाला जनरेटर आता है, इसके नीचे पहिया लगा होता है, चलता है। यहाँ डीजी सेट को फिक्स किया जाता है। जैक्सन लिमिटेड बनाते हैं डीजी सेट हमारे यहाँ। ठीक है, इंडिया में और भी कंपनी से बनाती है लेकिन इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स से ये जैक्सन लिमिटेड बनाता है।
बोलिए 3 जनरेटर ले जाओ तुम, बढ़िया से एकदम यूज करो। और तिवारी चाचा का जनरेटर ले गया एकदम, हरिओम तीनों का तीनों, और तीनों जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और फिर से चालू हुआ, हल्दी लगाओ जी, चंदन लगाओ जी, गाना चालू हो गया और हरिओम पूरा खुश। शादी वगैरह संपन्न हुई। अब शादी संपन्न हुई तो होने के बाद में 2-3 दिन के बाद में हरिओम गुजर 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 रहा था बगल से। तिवारी शाह बोले यहाँ आओ, यहाँ आओ, तुम 2 दिन पहले हमारा जनरेटर ले गए थे, क्या हुआ? बोला चाचा वापस करते हैं आपको, हम भूल गए, एकदम भूल गए। हरिओम क्या किया, जनरेटर को लेकर के गया, तिवारी चाचा को वापस कर दिया और उनको 10,000 रुपया दे दिया। तिवारी चाचा उसको बोले थोड़ा सा इधर आओ, और 2 लाफा मारे तिवारी चाचा उनको, एकदम 2 थप्पड़ बढ़िया से खींच के। बोले क्या हुआ भाई, क्यों मार दी चाचा, क्या बात है, आशीर्वाद देना चाहिए, शादी हुआ आप तो थप्पड़ से आशीर्वाद देना, क्या बात है? बोले यार हम तुम्हारे चाचा हैं और तुम हमको जनरेटर का पैसा दे रहे हो, बहुत मूर्ख व्यक्ति हो यार, हमारे बच्चे समान हो तुम यार ऐसे कैसे करते हो? बोले चाचा गलती हो गया, पैसा वापस दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम जाए। फिर 2 मुक्का मारे उनको, बोले जाओ यहां से तुम। नाउ ये छोटी सी स्टोरी, और फिर हरिओम और चाचा खुशी खुशी एकदम बढ़िया से सब मजे में। अब स्टोरी में बेलमेंट कहाँ से आया सर, समझ नहीं आया। नाउ देखो, हरिओम की थी शादी, हरिओम लेकर के आए क्या, डीजी सेट, जिसको अपने बोलते हैं जनरेटर, डीजी सेट लेकर आए। नाउ दिस डीजी सेट इज व्हाट, गुड्स। नाउ एक सेकंड रुकना बच्चा लोग। नाउ दिस डीजी सेट इज व्हाट, गुड्स। ये आपका नोट्स का पार्ट है। नाउ दिस डीजी सेट इज व्हाट, गुड्स। ये गुड्स है, और ये गुड्स कौन सा गुड्स है, मूवेबल। ये कौन सा गुड्स है, मूवेबल, ये मूवेबल गुड्स है। याद रखना बात, मैं जो जो पॉइंट बोल रहा हूं सब पॉइंट याद रखना। पहला, हरिओम लेकर आया डीजी सेट किससे, तिवारी चाचा से। वो डीजी सेट क्या है, मूवेबल है। आप बोलेंगे भैया मूवेबल का मतलब क्या होता है, तो चक्का लगा इसलिए मूवेबल है क्या? नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है इसलिए वो मूवेबल है। मूवेबल प्रॉपर्टी जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा हुआ वही मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। अब वो किसने लेकर के आया है, व्हाट वाज द पर्पस, पर्पस क्या था उसको लेकर आने का, पर्पस क्या था, पर्पस यूज करना था शादी में, क्या करना था, यूज करना था, यूज करना था। पर्पस क्या है, यूज करना था शादी में, याद रखना। क्या लेकर आया, गुड्स, मूवेबल प्रॉपर्टी, किस लिए, पर्पस क्या है, यूज करना था, ठीक है, पर्पस क्या था, यूज करना था। और जब शादी संपन्न हो गई, जब शादी संपन्न हो गई, शादी संपन्न हो गई तो फिर डीजी सेट इनको रिटर्न कर दिया गया। शादी संपन्न हो गई तो डीजी सेट रिटर्न कर दिया गया, डीजी सेट रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, किसको, तिवारी चाचा को। कौन, हरिओम। ना हरिओम ने डीजी सेट तिवारी चाचा को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब इस स्टोरी में पहले तो तिवारी चाचा और हरिओम कौन थे, चाचा भतीजा, लेकिन अब स्टोरी में लॉ के अनुसार ये लोग क्या बनेंगे, देखिए जरा। अब ये लोग क्या बनेंगे लॉ के अनुसार, आप बताओ क्या बनेंगे, मैंने पढ़ाया है पहले, जल्दी बताओ लॉ के अनुसार क्या बनेंगे। तिवारी चाचा हमारे बनेंगे बेलर, क्या बनेंगे, बेलर। तिवारी चाचा हमारे बनेंगे बेलर। हरिओम क्या बनेगा, बेली, क्या बनेगा, बेली, बेली। बेलर कौन हुआ, जिसने गुड्स दिया, जिसने गुड्स दिया वो कौन हो गया, बेलर। बेली कौन हो गया, जिसने गुड्स लिया वो हो गया बेली। जिसने गुड्स दिया वो हो गया बेलर, जिसने गुड्स रिसीव किया वो हो गया बेली। अब ये गुड्स रिसीव किस लिए किया गया, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, एंड व्हाट वाज दैट पर्पज, पर्पज था
कि तिवारी चचा ये चाह रहे थे कि हमारा जो बच्चा है उसकी शादी में कोई किसी तरह का विघ्न ना आए, इसलिए ये जनरेटर उनके यहां पहुंचा दिया जाए और यूज हो जाए, मतलब यूज होना शादी में वॉज दी पर्पज। अब ये जो पूरा स्टोरी हुआ इसको कहेंगे बेलमेंट। क्या कहेंगे? बेलमेंट। ये पूरी स्टोरी को कहेंगे क्या? बेलमेंट। दिस इज व्हाट? बेलमेंट। इसको कहेंगे बेलमेंट। बेलमेंट, इसको कहेंगे बेलमेंट। नाउ व्हाट इज बेलमेंट? अब एक स्टोरी के थ्रू आपको बेलमेंट जो थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं डेफिनेशन पे चलता हूं बिना देर किए, तुरंत के तुरंत बेलमेंट क्या होता है उसको पढ़ते हैं। सेक्शंस कौन कौन से याद करने मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? और स्टोरी में रहना, स्टोरी में बात भी करूंगा। बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। क्या? बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स। और गुड्स माने कौन सा गुड्स? याद रखना, मूवेबल प्रॉपर्टी। यहां लिख लो बगल में, मूवेबल होना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? मूवेबल प्रॉपर्टी बगल बगल में लिखते रहो। डिलीवरी किसका होगा? गुड्स का। कौन करेगा? एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को फॉर सम पर्पज। फॉर सम पर्पज अपॉन कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड। मतलब डीजी सेट का जब यूज खत्म हो गया तब बी रिटर्न्ड और अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। पर्पज जब अकम्प्लिश्ड हो गया तब उसको रिटर्न कर दिया गया किस व्यक्ति को? उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने उसको डिलीवर किया था। नाउ व्हाट इज बेलमेंट? सर बेलमेंट ना एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है सर इसमें? सर बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ सर कॉन्ट्रैक्ट है, दो लोगों के बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट है। बेलमेंट में क्या होता है सर? डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है। कौन किसको करता है? वन पर्सन टू अनदर। किस लिए करता है? फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, and upon completion of that purpose the goods must be returned to the person who delivered the goods। ठीक है, याद होगा बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट का मतलब समझ में आ गया? बेलमेंट क्या होता है याद हो गया सब कोई को? फटाफट याद हो गया तो जल्दी से ठोको लाइक, जल्दी से एकदम फटाफट बताओ बेलमेंट याद हुआ कि नहीं हुआ? क्विकली एकदम जल्दी से, अरे फटाफट बोलने का भाई। बेलमेंट याद हुआ कि नहीं हुआ? इसको कहते हैं बेलमेंट। बेलमेंट क्या है सर? इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट वेर वन पर्सन डिलीवर गुड्स। अब गुड्स में क्या सर? मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, तभी वो गुड्स है। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बोला है, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, समझ रहे? व्हेन वन पर्सन डिलीवर्स गुड्स टू अनदर पर्सन फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज या फॉर सम पर्पज, व्हेन दैट पर्पज इज अकम्प्लिश्ड द गुड्स मस्ट बी रिटर्न टू द पर्सन हु हैज डिलीवर्ड द गुड्स। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बात समझ में आई? ओके, नाउ डेफिनेशन पढ़ा हमने। अब उसके बाद आते हैं पार्टीज टू द बेलमेंट। ये ऊपर नीचे हो गया, ये मैं ठीक कर दूंगा उसको। पार्टी टू द बेलमेंट। पार्टीज कौन कौन सी है बेलमेंट की? बेलमेंट में कौन कौन लोग होते हैं? पहला बेलर, द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स। हमारे में डिलीवर कौन कर रहा था? यहां बेलर कौन था हमारे में? बेलर थे तिवारी चचा। तिवारी चचा बेलर थे। बेली कौन था सर? हरिओम था बेलर। बेली। द पर्सन टू हुम द गुड्स आर डिलीवर्ड। जिसको गुड्स डिलीवर किया गया है वो है बेली। जिसने गुड्स डिलीवर किया है वो है बेलर। ठीक है, और यहाँ पर दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ये सब एग्जाम्पल्स आप कंसिडर करेंगे। मैं अभी एग्जाम्पल में बहुत आऊंगा, बहुत एग्जाम्पल में आऊंगा, बात करूंगा। नाउ हम लोग थोड़ा बात करते हैं बेलमेंट के बारे में। बात कर लिया हमने पार्टी टू द बेलमेंट के बारे में बात कर लिया। अब आप एक छोटा सा चीज समझो कि बेलमेंट जो है वो क्या क्या हुआ। भैया ये तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल था बेलमेंट का, ठीक है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल था बेलमेंट का। अब एक चीज समझो, मान लो आपका फोन हुआ खराब। एग्जांपल दिया हुआ इंस्टीट्यूट ने, मैं वो थोड़ा एग्जांपल, वैसे बहुत एग्जांपल है, मैं एक बार इंस्टीट्यूट का एग्जांपल ले लेता हूँ। आपका फोन हुआ खराब, उस फोन को आपने बनने को दिया, रिपेयर करने के लिए दिया। रिपेयरिंग वाला जो है उस फोन को अपने पास रखेगा, उसको रिपेयर करेगा और फिर आपको लौटा देगा। मेरे को बताइए, यहां भी तो गुड्स डिलीवर किया है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फॉर सम पर्पस। व्हाट वाज दैट पर्पस? सर रिपेयरिंग।
एंड अपॉन कंप्लीशन ऑफ दैट पर्पज, यानी अपॉन कंप्लीशन ऑफ रिपेयरिंग द गुड्स मस्ट बी रिटर्न टू द पर्सन हु हैज डिलीवर्ड द गुड्स, यानी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके ओके सर, ये समझ में आ रही है मेरे को कि हाँ, इसको भी हम लोग बेलमेंट बोल सकते हैं। और भी बोलता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ। आपका मान लो रिमोट बेचने का बिजनेस है, ये रिमोट माउस है, सॉरी ये माउस है, माउस बेचने का बिजनेस है। आपने 1,00,000 पीसेस ऑफ माउस डिलीवर किया, किसको? XYZ लिमिटेड को, ठीक है। डिलीवर करेंगे तो आप डिलीवरी के लिए लेके नहीं जाएंगे, ये है माउस ले लो माउस, ऐसा तो आप जाएंगे नहीं। आप हायर करेंगे किसको? ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? अपना आपका माउस अपने कैरेज पर लोड करेगा एंड ही विल डिलीवर इट टू दी पर्सन हु हैज बॉट दी माउस, ठीक है। इस केस में आपने गुड्स किसको दिया? आपने दिया पहले गुड्स ट्रांसपोर्टर को। इस केस में ट्रांसपोर्टर हमारा क्या हो गया? हमारा ट्रांसपोर्टर हो गया बेली। हमने गुड्स डिलीवर किया, किस पर्पज से किया भाई? पर्पज इस ये था कि आप गुड्स को डिलीवरी कर दीजिए, किसी के पास पहुंचा दीजिए। हमने गुड्स उसको हैंडओवर किया कि आप किसी पास पहुंचा दीजिए। पर्पज कंप्लीट हो गया। गुड्स रिटर्न हो जाएगा क्या? किसके पास? जिसने गुड्स डिलीवर किया था। आप बोलेंगे सर गुड्स तो आपने दिया था, आप उसके पास डिलीवरी क्यों करा रहा है? वो उसके पास रिटर्न क्यों हो रहा है? देखो, गुड्स का ओनरशिप उसके पास है, गुड्स को लौट के उसके पास ही जाना है, मेरे पास रहना नहीं है, इसलिए उसके पास चला गया वो। ये भी यहां पर ट्रांसपोर्टर कौन हो गया? बेली, ठीक है। मैं कौन हो गया? बेलर, ठीक है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। और भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मान लो, जैसे आपका आज लैपटॉप जो है, उस लैपटॉप में अपडेट चल रहा है, तो आप पूरे दिन लैपटॉप यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप अपने फ्रेंड से बोले भाई आप अपना मैकबुक दे देना मेरे को। वो आपका आपने उसका मैकबुक लेकर यूज़ किया और यूज़ करके दे दिया। दिस इज ऑल्सो द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। यहाँ बेलर कौन हो गया? आपका फ्रेंड। बेली कौन हो गया? आप। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है बेलमेंट के ऊपर में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं अभी। टाइप्स ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो उसका टाइप क्या है, वो किस किस टाइप का होता है, उस पर बात करेंगे। देखिए, पहली जो हमारी बात होगी वो होगी बेनिफिट के ऊपर, और दूसरी बात होगी रिवॉर्ड के ऊपर। रिवॉर्ड के बगल में कंसिडरेशन लिख लो ना एक बार। कंसिडरेशन, ठीक है। रिवॉर्ड के बगल में कंसिडरेशन लिख लो। बेलमेंट बेस्ड ऑन बेनिफिट, बेलमेंट बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। बेस्ड ऑन बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बना बेलमेंट का, उसके अंदर में या तो बेलर या तो बेली या फिर दोनों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है। इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेस्ड ऑन बेनिफिट। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेस्ड ऑन रिवॉर्ड। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेस्ड ऑन रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेस्ड ऑन रिवॉर्ड का मतलब कंसिडरेशन पर बेस्ड। किस पर? कंसिडरेशन पर बेस्ड। यहां पर कंसिडरेशन नहीं रहेगा, यहां पर कंसिडरेशन मोस्टली केसेस में नहीं रहेगा, ठीक है। बेनिफिट रहेगा बेसिकली। अच्छा, बेनिफिट के बेसिस पे देखो, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली और म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ। रिवॉर्ड के बेसिस पे ग्रेचुटस बेलमेंट, नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। जो ग्रेचुटस बेलमेंट है वहां पर कंसिडरेशन नहीं रहेगा, नो कंसिडरेशन। आप बोलेंगे भैया नो कंसिडरेशन तो नो कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बेलमेंट कैसे बोल रहे हैं आप? आपने सेक्शन 25 का, सेक्शन 25 में एक्सेप्शंस टू दी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, एक्सेप्शन टू दी कंसिडरेशन पढ़ा है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन।
अगर कंसिडरेशन नहीं रहे तो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसमें एजेंसी बिलमेंट आता है। उसमें कौन कौन आता है? एजेंसी बिलमेंट आता है। आपने पढ़ा है, आप परीक्षा में बहुत बार आया हुआ फाउंडेशन के एग्जाम में, ठीक है, आपने पढ़ा होगा और आपको अच्छे से पता है ये, ठीक है। आइए, पहला है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ और सिर्फ बेलर के फायदे के लिए, बेलर के फायदे के लिए। आप बोलेंगे भैया ये क्या है बेलर के फायदे के लिए जो आप बात कर रहे हैं, क्या है इसका मतलब, समझ नहीं आया। देखिए, एकदम सिंपल सा स्टफ है, ये है, एकदम सिंपल सा स्टफ है। आ जाओ बच्चों, एक बार थोड़ा सा ऐसा घर से फोन आ गया था, आ जाओ चलो। पहला है एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको बेहतरीन समझ में आएगा। एग्जांपल में आइए, पहले एग्जांपल में से अपना हरिओम है, ठीक है, उसके पास एक गाय माता है, ठीक है, मेरे को बनाने तो नहीं आ रहा है। ये है काऊ, हरिओम के पास एक काऊ है, ठीक है, हरिओम के पास एक काऊ है, ये यहाँ रहता है आई गेस। हरिओम के पास एक काऊ है, गाय है, और वो जा रहे हैं दिल्ली, समझो। तो अब ये जो दिल्ली जा रहे हैं तो गाय को कौन देखेगा? हरिओम के गांव में हरिओम के पास एक गाय है, उस गाय को ये रोज, मतलब उस गाय की देखरेख यही करते हैं। अब ये कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जा रहे हैं, मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। तो मोदी जी से जब मिलने ये जाएंगे दिल्ली, तो गाय की देखरेख कौन करेगा? तो उसके लिए इन्होंने फिर क्या किया, तिवारी चचा की मदद ली। नाउ उस केस में इन्होंने तिवारी चचा को बोला कि चाचा जी आप गाय माता की देखरेख करिए और इनको अच्छे से रखिए, मैं 15 दिन में लौट कर आता हूं। नाउ ये जो बेलमेंट है, अब देखो ना क्या हुआ, क्या यहां पर गाय माता को ये तिवारी चचा के यहां ले जाकर रख दिए। तिवारी चचा सुबह शाम प्रॉपरली गाय माता को खाना पीना देते हैं, दूध भी उनका पीते हैं, और प्रॉपरली एकदम सब कुछ होता है। यहां पर गाय माता की देखरेख करने वाले तिवारी चचा हैं। तो इस केस में तिवारी चचा जो हो गए वो हो गए बेली, हरिओम हो गया बेलर, और ये किसके बेनिफिट के लिए किया गया है? फॉर द बेनिफिट ऑफ हरिओम, ठीक है।
तो इसको बोला गया एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर। समझ आ रहा है? नाउ एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। और एकदम इसका एग्जांपल मैंने एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रखा है। बेली के बेनिफिट के लिए आपने अपने मित्र को दिया किताब, एकदम सिंपल एग्जांपल, बोलूंगा भी नहीं समझ में आ जाएगा। आपने अपने मित्र को दिया किताब, आपके मित्र ने किताब पढ़ा और पढ़ने के बाद आपको लौटा दिया। नाउ हु इज द पर्सन हु हैज बेनिफिटेड? कौन है वो व्यक्ति जिसको बेनिफिट मिला? सर इस केस में ना जो इसको बेनिफिट मिला है वो हमारा मित्र है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपके मित्र को बेनिफिट मिला है, यानी कि बेलमेंट फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। पहले क्या था? एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, फिर क्या? एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली। ठीक है, ये एग्जांपल क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि भाई हमारे पास जो बेलमेंट का एग्जांपल है बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, बेस्ड ऑन बेनिफिट। पहले में आया एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, फिर आया एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, अब म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ। अब म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ मतलब देखो जरा, एकदम सिंपल एग्जांपल है, मैंने एग्जांपल ये इसलिए डाल रखा है। बोथ मैं लिखूंगा मैंने एग्जांपल समझाऊंगा, इसमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ एग्जांपल। बोथ बेलर एंड बेली विल बी बेनिफिटेड। एकदम सिंपल एग्जांपल, एकदम सिंपल एग्जांपल है। बहुत दिन पहले एक बार मेरे छोटे भाई का लैपटॉप अचानक से खराब हो गया था। ठीक है, एंड ही वॉज अबाउट टू फ्लाई टू सम अदर कंट्री। तो अच्छा उसी दिन मतलब 2-3 दिन पहले ही ख़राब हो गया। तो अभी मेरे को लैपटॉप चाहिए था 15 दिन के लिए अचानक से। अभी मैं क्या करता? तो मैंने अपने एक स्टूडेंट को फ़ोन किया जिसका नाम रोहित झा है। मैंने बोला कि रोहित एक लैपटॉप चाहिए यार फटाफट, अभी तुरंत के तुरंत, क्या करें? जाके खरीदें या फिर मतलब ऐसा कहीं मिल जाएगा रेंट पे वगैरह? तो बोला भैया आप रेंट पे ले लीजिए, रेंट होता है 6,000-7,000 पर मंथ का रेंट होता है। तो फिर मैंने सोचा ऐसे करके बोला वो, तो मैंने सोचा कि ठीक है देखता हूँ, नंबर दे एक बार। तो फिर मैंने सोचा कि क्या ही रेंट पे लूँ, जा करके मैं बाई कर लेता। मैं दूसरे दिन ही गया और फटाफट बाई करके ले आया एक लैपटॉप। ठीक है, क्योंकि ऐसे लैपटॉप तो रिक्वायर्ड था ही, और अचानक से उसी दिन तुरंत चाहिए था। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तो दूसरे दिन गया मैं लेकर आया, और जिस दिन उसकी फ्लाइट थी उसके एक दिन पहले शायद। ठीक है, तो इसमें जो रेंट वाला पार्ट था, मैं अगर जाके वो लैपटॉप रेंट पर ले आता, मैं उसको यूज करता, आई वॉज द पर्सन हु इज बेनिफिटिंग, एंड रेंट का पैसा मैं देता हूँ सामने वाले को, वो भी एक बंदा है जिसको बेनिफिट मिल रहा है। तो म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ दी पर्सन, ये क्या हो गया हमारा? एक्सक्लूसिव बेनिफिट। ये क्या हो गया? म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ दी पर्सन। ये तीसरा वाला एग्जाम्पल हो गया हमारा बेनिफिट के हिसाब से। पहला एग्जाम्पल म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर, दूसरा एग्जाम्पल म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेली, और तीसरा एग्जाम्पल हो गया बोथ, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली, दोनों, तीनों, दोनों। हाँ ठीक है, चलो, तो हमारा ये दूसरा काम हो गया। नाउ बेस्ड ऑन रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब कंसिडरेशन। इधर देखो ना, बहुत जगह कंसिडरेशन नहीं था, इधर कंसिडरेशन है, और यहाँ भी बहुत जगह कंसिडरेशन इसमें नहीं होगा। तो कंसिडरेशन के बेसिस पे दो तरह का बेलमेंट होता है। पहला है ग्रेचुटस बेलमेंट, आउट ऑफ ग्रेचुटी। ठीक है, नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट। ये दो एग्जांपल्स इस पर बात करते हैं। नाउ ग्रेचुटस बेलमेंट मतलब जो हमने पहला एकदम एग्जांपल लिया था ना, तिवारी चचा वाला और हरिओम वाला, ये हमारा ना ग्रेचुटस बेलमेंट था। ये कौन सा बेलमेंट था? ग्रेचुटस बेलमेंट। ये एग्जैक्टली ग्रेचुटस बेलमेंट था, ये वाला बेलमेंट, ये ग्रेचुटस बेलमेंट, ये ग्रेचुटस बेलमेंट था। ग्रेचुटस बेलमेंट मतलब आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, आउट ऑफ फ्रेंडशिप, ये सब हम लोग इसमें करते हैं। इसमें इन्होंने जनरेटर दिया था, हमने एग्जांपल यहाँ बुक का दे रखा है। यहाँ पर किसी को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, कंसिडरेशन नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, वो ग्रेचुटस बेलमेंट हो गया। नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट का मतलब हो गया दुनिया में सब बेलमेंट जो है ना, जहां जहां हम गुड्स प्रोवाइड करते हैं बनाने के लिए, देखने के लिए, जो भी करने के लिए, सब क्या है? नॉन ग्रेचुटस बेलमेंट है, जहां पैसा इन्वॉल्व है। बेलर और बेली गेट्स रेम्यूनरेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने दे रखा है यहाँ पर, जी गिव्स हिज टेलीविजन सेट्स फॉर रिपेयर टू एच, अ टेक्नीशियन, एच गेट्स पेड फॉर द जॉब।
एंड जी को क्या मिला, जी भी बेनिफिटेड हुआ और उसका टेलीविजन रिपेयर हो गया कंसिडरेशन में। तो नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट मतलब आप जहां भी गुड्स देते हैं रिपेयरिंग के लिए, जहां भी गुड्स देते हैं फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और वहां पर आप सामने वाले बंदे को पैसा देते हैं फॉर कि आपका वर्क अकम्प्लिश हो जाए, दिस इज कॉल्ड नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट। तो नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट का भी टाइप आपको समझ में आ गया। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी देखो, हमने पढ़ा कि भाई बेलमेंट होता क्या है, ठीक है, बेलमेंट का मतलब क्या है, बेलमेंट में पार्टीज कौन कौन से लोग होते हैं, बेलमेंट का टाइप क्या है, ये सब कुछ हमने पढ़ा और एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत सारे पढ़े। नाउ तीसरा पॉइंट देखो, ये हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ये मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट और इसी के अंदर टाइप्स ऑफ सब। दूसरा पार्ट पढ़ेंगे हम कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कि एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए किन किन बातों, किन किन फैक्टर्स का होना जरूरी है, क्या होगा तो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आप खुद से बताओ ना, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे 2 मिनट सोचो ना, क्या सोच रहा है, 2 मिनट सोचने का, बेलमेंट क्या होगा, जल्दी से एकदम क्विकली, कि बेलमेंट क्या होगा, जल्दी से क्या क्या रहेगा तो बेलमेंट बनेगा। सर पहले तो चाहिए बेलर, हाँ, तो फिर चाहिए बेली, हाँ, अरे सर बेलर बेली तो बाद में आएगा ना, सबसे पहले क्या आएगा जल्दी बोलो, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले बीच में आएगा पर्पज। और पर्पज जैसे जनरेटर यानी डीजी सेट की जरूरत थी किसको, हरिओम को, नाउ पर्पज डीजी सेट चाहिए, किस लिए चाहिए भाई, बत्ती गुल, मीटर चालू तो बत्ती गुल है तो मेरे को क्या करना, बत्ती जलाना है, नाउ वी वांट डीजी सेट, आई वांट डीजी सेट, उसने ऐसा कहा, पर्पज 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 होना चाहिए, पर्पज होना चाहिए। पर्पज के बाद क्या आएगा सर, गुड्स, गुड्स होना चाहिए, अच्छा गुड्स होना चाहिए, गुड्स तो सामने भी दिखाई दे रहा है, गुड्स का पोजीशन आपके पास होना चाहिए, गुड्स का पोजीशन आपके पास होना चाहिए, यानी गुड्स का पोजीशन चाहिएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, और गुड्स का पोजीशन मिल जाएगा, पर्पस मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यहाँ कंसिडरेशन की जरूरत नहीं रहती है, कंसिडरेशन नहीं रहे तो भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। पर्पस, पोजीशन, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गुड्स का रिटर्न होना, ये सब क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अभी क्वेश्चन कभी आ गया ना परीक्षा में 4 नंबर 3 नंबर का, तो ऐसा लिखने का आप, एकदम बढ़िया सजा के मैंने लिखा है और एकदम वैसे ही लिखने का, एकदम धकाधक तरीके से परीक्षा में लिखने का बॉस। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, देखो पहला क्या है भैया, इसमें ना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, इट इज बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस्ड और में बी इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, उफ, देखो जैसे आप ना कैलकुलेटर भूल गए अपना, आपका दोस्त कैलकुलेटर अपने अपने साथ ले गया, ले जा करके आपको घर में दे दिया, दिस इज ऑल्सो एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कंसिडरेशन की जरूरत होती है क्या, नो नो नो, ठीक है सर, कहीं कहीं तो होती है लेकिन नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, यहाँ देखो नेसेसरी वर्ड लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं लिखा हुआ कि जरूरत ही नहीं है, अरे जरूरत, ऐसा खास जरूरत नहीं है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ गुड्स, देयर मस्ट बी अ गुड्स एंड गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड, और गुड्स का डिलीवरी का सिचुएशन क्या होगा, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, या तो गुड्स दिए या तो चाबी दे दिए, बोले गुड्स इसके अंदर ले जाने का, मस्त एकदम यूज करने का, क्या हुआ, समझ रहे हैं ऐसा। इट इन्वॉल्व द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज, बेलमेंट इज ओनली फॉर मूवेबल गुड्स, ओ मैंने पहले बोला था आपको, एंड नेवर फॉर इमूवेबल गुड्स और मनी, द डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स इज ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। सर क्या ये सारे आंसर लिखने हैं क्या, नहीं, आपको लिखना है कि देयर मस्ट बी अ गुड्स एंड गुड्स मस्ट बी डिलीवर्ड, ठीक है बस। पर्पस, डिलीवरी सम पर्पस के लिए होना चाहिए, ऐसे नहीं कि लेके रख लिया, ऐसा मन कर रहा है मेरे को, ऐसा रखने का गुड्स है बस। आप ऐसे घर में गए दोस्त के, बोले भाई एकदम ऐसा मोटी वाली किताब देना, बोले किस लिए चाहिए, रखने का मन कर रहा, रखूंगा घर में, पर्पस होना चाहिए, देना भाई पढ़ने का परीक्षा है, नाउ दिस इज बेलमेंट, भाई गुड्स मेरे को देना पढ़ने का परीक्षा, नाउ दिस इज बेलमेंट। अगर आपको घर में रखने का मन है तो वो बेलमेंट नहीं है भाई।
चलो पहला क्या, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। दूसरा क्या भैया, डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी गुड्स होना चाहिए, गुड्स डिलीवर्ड होना चाहिए, बस। तीसरा पर्पस होना चाहिए, ऐसे ही नहीं लिखने का, ठीक है, पर्पस होना चाहिएगा। पोजीशन, अब मैं आपको 2-3 लाइन लिखना है, बस मतलब लिखना है बस बढ़िया से आप। इन बेलमेंट पोजीशन ऑफ गुड्स चेंजेज, चेंज ऑफ पोजीशन कैन हैपन by physical delivery or by any action which has the effect of placing the goods in position of bailey। ये इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ इसलिए ताकि आपको भी समझ में आया, ताकि इंस्टीट्यूट कहना क्या चाह रहा है। बोला इन बेलमेंट पोजीशन ऑफ गुड्स चेंजेज, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है, तो आपको पता अच्छे से। चेंज ऑफ पोजीशन कैन हैपन बाय फिजिकल डिलीवरी और बाय एन एनी एक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग द गुड्स इन पोजीशन ऑफ द बेली। फिजिकल डिलीवरी मतलब एक्चुअल डिलीवरी, और ये दूसरा बोला भाई एनी एक्शन मतलब वो कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, समझ रहे ना, पोजीशन चला गया। द चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट लीड टू चेंज ऑफ ओनरशिप, बोला पोजीशन चेंज होने से ओनरशिप चेंज नहीं होता। जैसे कि तिवारी चाचा के यहाँ से जनरेटर आया किसके पास, हरिओम के पास, तो ओनरशिप तो किसका था, तिवारी चाचा का ही था। पोजीशन चेंज होने से ओनरशिप थोड़ी चेंज हो गया। इन बेलमेंट द बेलर कंटिन्यूज टू बी द ओनर ऑफ द गुड्स वेयर अ पर्सन इज इन द कस्टडी विदाउट पोजीशन इट डज नॉट बिकम अ बेली। ठीक है, क्या बोला ये लाइन देखो ना, व्हेन अ पर्सन इज इन द कस्टडी विदाउट पोजीशन ही डज नॉट बिकम अ बेली। मास्टर लाइन है बॉस, इस पे केस स्टडी बना सकता है वो लोग, मार्क करके रख लो। मास्टर लाइन है, मास्टर लाइन एकदम, ये जो लाइन है ना मास्टर लाइन है, एकदम एकदम मास्टर लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन पर ही केस स्टडी बन सकता है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, एकदम एक छोटा सा, और ये बहुत फेमस एग्जांपल है, केस स्टडी हुआ था उस पर है ये। इसमें भी वो एग्जांपल मैंने दे रखा है। जैसे देखो, बैंक में लॉकर्स होते हैं, यस लॉकर होते हैं। लॉकर की चाबी किसके पास होती है, आपके पास होती है। आप मान लो बैंक में गए, यू आर रेंटिंग अ लॉकर, आपने एक लॉकर रेंट पे लिया, और लॉकर रेंट पे लेने के बाद में आप उसमें अपना जो है वैल्यूएबल्स रख रहे हैं, कुछ सामान, गहना, कोई प्रॉपर्टी का पेपर, कुछ भी सब रखते हैं लोग, लॉकर में रखते हैं। ठीक है, आप लॉकर में वैल्यूएबल रख रहे हैं, आप गहना रख रहे हैं, ठीक है, गहना रख रहे हैं, और गहना रखने के बाद चाबी किसके पास, आपके पास। चाबी किसके पास, आपके पास। और बैंक में, जिस बैंक में आपने लॉकर लिया है रेंट पे, जिस बैंक में आपने रखा है गहना, क्या बैंक वाला उस लॉकर को खोलने का अधिकार रखता है? जी नहीं। एक्सेप्ट एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, अगर मान लो कोई कोर्ट का ऑर्डर वगैरह आ गया, पुलिस बोला भाई तोड़ो लॉकर, तोड़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ वट एवर इट इज, या फिर कुछ एकदम एडवर्स कोई सिनारियो है जिसमें इंडिया की पब्लिक के इंटरेस्ट में वो कोई चीज नहीं होने वाला, ऐसा कुछ अगर मान लो हो गया तो ठीक है, मैं साफ साफ बोलना नहीं चाहता, ऐसा हो गया समझ लो, तुम समझ लो, समझदार हो भाई, समझ लो, ठीक है। चलो, क्या गुड्स, उस मान लो ऑर्नामेंट्स रखा हुआ, ज्वेलरी रखा हुआ, गहना रखा हुआ, उस गुड्स का ओनर कौन है? उस गुड्स का ओनर है आप। पोजीशन किसके पास है? आप बोलेंगे पोजीशन तो भैया बैंक वाले के पास है, मेरे पास थोड़ी है। मैं फिर से कह रहा हूं, पोजीशन भले ही बैंक के प्रीमिसेस में है, गुड्स भले ही बैंक के प्रीमिसेस में है, लेकिन 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 क्या वो बैंक वाला विदाउट योर परमिशन यूज दैट गुड्स? नो। विदाउट योर परमिशन कैन ओपन द लॉकर? नो। विदाउट योर परमिशन कैन टच योर गुड्स? नो। ही कैनॉट डू इवन अ सिंगल इंस्टेंस। तो इसका मतलब यह है कि गुड्स जो है कंस्ट्रक्टिवली आपकी पोजीशन में, किसके पोजीशन में है? आपके पोजीशन में है। तो इस लाइन में क्या बोला उसने? बोला कि वेयर अ पर्सन इज इन द कस्टडी विदाउट पोजीशन इट डज नॉट बिकम अ बेली। नाउ देखो एग्जांपल, देखो क्या हो रहा है। द ornaments आर इन द पोजीशन ऑफ द ओनर दो केप्ट इन द लॉकर ऑफ द बैंक। तो क्या लिखा हुआ है कि सर्वेंट ऑफ अ मास्टर हु इज इन द कस्टडी ऑफ गुड्स ऑफ द मास्टर डज नॉट बिकम द बेली। Similarly, depositing ornaments in a bank locker is not a bailment because ornaments are kept in a locker whose keys are still with the owner and not with the bank. तो इस पर केस स्टडी बन सकती है, इस लाइन पर ही केस स्टडी बन सकती है। इंपॉर्टेंट चढ़ेगा बच्चा ये एग्जाम के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बैंक में अगर कुछ आप रखते हैं और चाबी आपके पास, ओनरशिप आपके पास ही है, पड़ा हुआ है, तो भले ही कस्टडी उसके पास है बैंक वाले के पास, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट नहीं है, और ना ही वो क्या है, बेली बनता है इस केस में। इंपॉर्टेंट याद रखने का। नाउ रिटर्न ऑफ गुड्स,
रिटर्न ऑफ गुड्स का मतलब जैसे ही पर्पस फुलफिल होएगा, गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा और उसी अवस्था में रिटर्न किया जाएगा जिस अवस्था में गुड्स आप ले गए थे। ठीक है। बेली इज ऑब्लाइज टू रिटर्न द गुड्स फिजिकली टू द बेलर। The goods should be returned in the same form as given or maybe altered as per the bailor's direction। बोला बेलर के डायरेक्शन पर ही वो गुड्स रिटर्न किया जाएगा, और अगर सॉरी वो गुड्स रिटर्न किया जाएगा जब टाइम फ्रेम खत्म हो जाएगा, पर्पस खत्म हो जाएगा, और अगर गुड्स में आप कोई ऑल्टरेशन करते हैं तो बेलर के डायरेक्शन पर ऑल्टरेशन करना पड़ेगा। बेलर बोलेगा तभी, अदरवाइज आप खुद नहीं कर सकते। उसी फॉर्म में, उसी सिचुएशन में, उसी तरह चाहिए। जैसे बचपन में होता ना, कोई आपको फ्रेंडों को सामान दिया, वो तोड़ दिया, भाई मेरे को तो मेरा सामान ऐसे चाहिएगा, तो हमको नहीं पता तो ले जा पकड़, ऐसा बोलते थे आप? हाँ ऐसा बोलते थे। द बेली कैनॉट डिलीवर सम अदर गुड्स इवन नॉट दोज ऑफ हायर वैल्यू। बोला कोई और गुड्स नहीं दे सकता और हायर वैल्यू का भी गुड्स नहीं दे सकता। केस स्टडी बन सकती है भाई इस पे। डिपॉजिट ऑफ मनी इन अ बैंक इज नॉट बेलमेंट सिंस द मनी रिटर्न बाय द बैंक वुड नॉट बी आइडेंटिकल करेंसी नोट्स। ओ एक बार और आया कि बैंक में पैसा जो डिपॉजिट किए हैं वो बेलमेंट नहीं है। अच्छा वैसे भी गुड्स की डेफिनेशन में मनी आता नहीं है, तो वैसे भी इस पर अप्लाई होगा नहीं, और वैसे भी वो बेलमेंट नहीं है। बात समझ में आ रही है? मैंने एकदम चीर फाड़ कर दिया, एकदम पोस्टमार्टम हो गया, डेफिनेशन का भी, टाइप्स का भी, ये वो सब कुछ, रिटर्न उटर्न सब कुछ। नाउ इट इज़ वेरी हाई टाइम टू अनलॉक द ड्यूटीज ऑफ बेलर एंड बेली। चलो भैया, सबसे पहले हम लोग पहुंचते हैं एक बार, कहाँ पर, ड्यूटीज़ में नहीं, हम लोग पहले राइट्स में पहुंचते हैं। एक बार राइट्स में चलते हैं एक बार, ठीक है? राइट्स राइट्स ऑफ बेलर। राइट्स ऑफ बेलर, राइट्स ऑफ बेलर क्या क्या है? बेलर के राइट्स दिख रहा है आपको, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। राइट्स ऑफ बेलर, ठीक है? राइट टू, पहला राइट है इसका, राइट टू टर्मिनेट, राइट टू टर्मिनेट दी बेलमेंट। पहला राइट है टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन का राइट का मतलब, भाई मैंने गुड्स दिया तेरे को 15 दिन के लिए यूज करने के लिए, 15 दिन से पहले भी मैं मांग सकता हूँ गुड्स वापस कर, मेरे को जरूरत है, मेरे को वापस कर दे भाई, ठीक है? ऐसा। A contract of bailment is voidable at the option of bailor if the bailee does any with regard to the goods bailed inconsistent with the conditions of the bailment. Termination of bailment has been, ये ऐसा एज इट इज कॉपी हो गया है, इसको ऐसा काट दो। ये मैं आपको बताता हूँ। टर्मिनेशन में दो चीज़ होती हैं, एक होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्पस टर्मिनेशन होता है, और आफ्टर टर्मिनेशन होता है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन भी होता है। तो मैं टर्मिनेशन में बात करूँगा बाद में, अभी रुक जाओ, अभी बात करूँगा थोड़ी देर के बाद में, मतलब 10 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड। तो पहले टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा क्या कर सकता है? राइट टू डिमांड बैक द गुड्स, अपना गुड्स वापस मांग सकता है। अपना गुड्स वापस मांगने में कोई शर्म नहीं है भाई, जो तुमने दिया वापस ले लो, उसका अधिकार है किसका? बेलर का, ठीक है? राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, कोई व्यक्ति अगर उस गुड्स के साथ में कोई गलत काम करता है, ठीक है, तो बेलर का राइट है कि उस गुड्स पर वो सू कर सकता है, सॉरी उस व्यक्ति पर वो सू कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, ठीक? बात करता हूँ, डिटेल में बात करता हूँ। राइट टू सू द बेली, बेली पर सू करने का राइट है उसको। राइट टू कंपनसेशन, अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो बेलर के पास अधिकार है कि उसको कंपनसेट किया जाए, इंडेमनिफाई किया जाए, ठीक है? तो ये कुछ राइट्स हैं। कितने राइट्स हो गए? एक, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो 5 राइट्स से याद रखने पड़ेंगे, 5 राइट्स। 5 राइट है किसके? बेलर के। टर्मिनेट करेगा कॉन्ट्रैक्ट, डिमांड बैक कर सकता है गुड्स, टर्मिनेट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, डिमांड बैक कर सकता है गुड्स, रॉन्ग डूअर पर सूट फाइल कर सकता है, बेली पर सूट फाइल कर सकता है, और कंपनसेशन रिसीव कर सकता है, ठीक है?
अब एक बार जरा हम लोग यहाँ आते हैं टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट पर। बेलमेंट का टर्मिनेशन कैसे होता है, मैंने सेपरेट इसलिए रखा है कि इंस्टीट्यूट ने भी सेपरेट रखा था और इस पे क्वेश्चन भी सेपरेट आ सकते हैं कि लिख सकता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट या हाउ द टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट इज टेक कैन बी इन्फोर्स्ड, ठीक है, एंड व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट। तो आप इस तरह से ऐसा, इसलिए क्वेश्चन अलग से आ सकता है, इसलिए मैंने 3 नंबर के लिए अलग से इसको रखा है। मे बी डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आ सकता है, केस स्टडी भी आ सकती है इस पेपर में। ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, टर्मिनेशन कब कब होगा? पहला, समय बीत गया, समय बीत गया। दूसरा, मतलब पूरा हुआ। हिंदी का स्पेलिंग देख, ठीक है। नोटिस देना पड़ा, डेथ हो गया बेलर या बेली का, सब्जेक्ट मैटर स्वाहा हो गया, ठीक है, गुड्स ही स्वाहा हो गया। अब समझो, पहला, मैंने तुमको 15 दिन के लिए कोई गुड्स दिया, जैसे हमारे एग्जाम्पल में हरिओम को हमारे तिवारी चचा ने 3 दिन के लिए दिया था, बोला बेटा ले जाओ 3 दिन एकदम ऐसा गाना बजाओ, एकदम हल्दी लगाओ जी, चंदन लगाओ जी, दुल्हे का जो भी गाना है हमको याद नहीं है पूरा, ऐसे करके कुछ है, आप यूट्यूब पे सुन लेना। तो ऑन एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, वो फिक्स्ड पीरियड समय बीत गया, अब तो गुड्स लौटा दो मुझे वो प्यारे प्यारे दिन, नहीं लौटा दो मेरे वो प्यारे प्यारे गुड्स, क्योंकि हो गया समय खत्म। इफ द गुड्स वर गिवन फॉर अ स्टिपुलेटेड पीरियड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट शैल टर्मिनेट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड, ठीक है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। दूसरा, ऑन फुलफिलमेंट ऑफ पर्पज, भाई किताब पढ़ लिया तो लौटा दे, कब तक रखेगा अपने पास में, लैपटॉप का काम हो गया ना दे दे वापस, फोन रिपेयरिंग हो गया ना वापस दे दो भाई, ऐसा। इफ द गुड्स वर डिलीवर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, बेलमेंट शैल टर्मिनेट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दैट पर्पज। कुछ बोलने का नहीं, तुमको ऑलरेडी पता है, एकदम सिंपल एग्जांपल है भाई। नोटिस, अब नोटिस कैसा, नोटिस कैसा होगा सोचो, तिवारी चचा का जनरेटर ले गया, कौन, हरिओम, यूज करने के, ठीक है, तिवारी चचा बोले देखो बेटा ले जा रहे हो, हाँ देखना कि बच्चे इसके ऊपर चढ़ के ना कूदे। गांव में जैसे जनरेटर आया, जनरेटर में ऐसा धुआं निकलता है, धू 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 धुआं निकलता है ऐसा, आप ऐसा डीजल का जनरेटर चाल आप देखें हैं, जनरेटर गांव में, गांव का जनरेटर देखें हैं, डीजल वाला होता है ऐसा ऐसा करके ऐसा करके चलाते हैं, धक 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 चालू होता है ऐसा करके, आप जाइए गांव में पता चलेगा आपको। अब चालू होता है धक 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 आवाज निकलता है, और एक ऐसा लगा होता है छोटा सा, पता नहीं क्या है, उसमें से धुआं निकलता है। अब बच्चे आगे सामने समूह करके देखते, देखो मुँह काला हो रहा है, देखो मुँह काला हो रहा है करके, ऐसा काइंड ऑफ, ठीक है। तो बोले देखो कोई बच्चे इसको खराब ना करने पाए, किसी ने वो तोड़ दिया, काला करते करते कर तोड़ दिया किसी को, किसी ने, ठीक है। अब तिवारी चचा जो है एकदम गुस्सा गया, ले हमारा हमारा जनरेटर वापस करो, उसको ठीक करेगा तो हमारा जनरेटर वापस करो, ठीक करेगा तो ठीक करेगा तो काइंड ऑफ ऐसा ऐसा ऐसा। तो वो बोले कि हमारा जनरेटर वापस करो, ठीक करेगा तो दिस इज गिविंग नोटिस टू हरिओम, notice to Bailey, and what was the reason for notice? Terms of the contract टूटा, जब टूटा तो फिर तिवारी अच्छा गुस्सा हो गया। When the Bailey acts in a manner which is inconsistent, जो consistent नहीं है किसके साथ में, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के साथ में, दिस इज व्हाट भैया, टर्म्स के साथ में कंसिस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, फिर नोटिस देकर के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बात समझ में आई? समझ में आया तो ठोको लाइक, अरे कैसा लग रहा है क्लास, तुम लोगों को समझ में आ रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में बोलने का मेरे को, अगर जो लड़का पूरा क्लास देख रहा है, अरे भाई पूरा क्लास देखने का, आप 1.5 के स्पीड में देखो, 2 के स्पीड में देखो, लेकिन देखो जरूर। चलिए
Now, a gratuitous bailment can be terminated by the bailer at any time by giving a notice to the bailee. However, the termination should not cause loss to the bailee in excess of the benefit derived by him. In case the loss exceeds the benefit derived by the bailee, the bailer must compensate the bailee for such loss. देखो, नॉन ग्रेचुटस और ग्रेचुटस बेलमेंट होता है। तो ग्रेचुटस बेलमेंट किताब अगर पढ़ने को दिया आपने तो पर वो किताब पढ़ करके वापस कर देने का, ठीक है। और इसके बाद में जो लाइन लिखा हुआ है वो मैं केस स्टडी में डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा केस स्टडी आप क्वेश्चन वाले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। आइए, बाय डेथ, बेलर और बेली किसी का डेथ हो गया, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, बेलमेंट खत्म, ठीक है। A bailment is terminated if the subject matter of the bailment is destroyed or there is a change in the nature of the goods which makes it impossible to be used for the purpose of the bailment, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा हो, X gives his cycle to Y on hire, cycle damaged beyond repairs, bailment ends। अब तो साइकिल ही नहीं बचा, यूज नहीं होगा, तो फिर बेलमेंट खत्म हो। तो टर्मिनेशन पे मैंने एक चीज़ पढ़ा दी, मैं फिर से चलता हूँ वहाँ पर, आ जाओ फटाफट पॉइंट में। पहला पॉइंट क्या था? राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन कर सकते हैं, और टर्मिनेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा दिया, आप कुछ भी लिखो टर्मिनेशन के बारे में चलेगा। राइट टू डिमांड बैक द गुड्स, बोला मेरा गुड्स वापस करो। अब मेरा गुड्स वापस करो, इसका अधिकार है किसके पास है? बेलर के पास में। भाई मेरा हमने गुड्स दिया, तेरा पर्पस पूरा हो गया, गुड्स वापस कर, टाइम पीरियड पूरा हो गया, गुड्स वापस कर, ऐसा। व्हेन द गुड्स आर लेंट ग्रेचुitously द बेलर कैन डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम फिक्स्ड और द अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे तुमने अपने मित्र को दिया किताब पढ़ने के लिए 15 दिन के लिए, 8 दिन के बाद ही तेरा एग्जाम आ गया, अचानक से एकदम सरप्राइज टेस्ट अनाउंस कर दिया टीचर ने, बोला भाई मेरे को तो सरप्राइज टेस्ट अनाउंस हो गया, मेरे को फटाफट मेरा गुड्स दे दे, आई मीन बुक्स दे दे, मेरे को पढ़ने का है। तो 15 दिन के लिए दिया था, आपने पहले ही मांग लिया, समझ रहे ना? तो राइट है आपके पास गुड्स को वापस लेने का। लेकिन एक चीज छोटी सी आप समझने का, कि अगर मान लो आपने 8 दिन में ले लिया, यानी इसको बोलते हैं प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर टर्मिनेशन यहां लिख लो ऐसा करके, प्री मैच्योर टर्मिनेशन। अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो गया है तो उस केस में अगर बेली को नुकसान हो जाता है, ठीक है, बेली को नुकसान हो जाता है, उस केस में क्या होगा भाई? बेलर हैज टू कंपनसेट, बेलर हैज टू कंपनसेट। मतलब बेली को अगर नुकसान होता है, कितना नुकसान? कितना नुकसान? उस गुड्स से जितना बेनिफिट लिया है वो उससे ज्यादा नुकसान हो गया, तो उस केस में वहां पर बेलर जो है बेली को कंपनसेट करेगा। फिर राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर, ठीक है, ये मैं एक बार अभी बताता हूँ। राइट टू सू द बेली, बेली को सू कर सकता है राइट के लिए, और कंपनसेशन मांग सकता है, कुछ भी होगा। देखो मैंने तुमको अपना गुड्स दिया ना, तुम ऐसे ही टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, तुमने अगर कुछ किया है तो भाई मेरे को कंपनसेशन दे दो, बस इतना सीधा सा बात है। 2 लाइनें पढ़ लेना उसको, ठीक है। और ये वाला पॉइंट मैं 180 और 181 नंबर सेक्शन नीचे लिखा है, मैंने पढ़ा देता हूँ। ये रहा 180 और 181। राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट एनी रॉन्ग डूअर, थर्ड पार्टी। देखो, सूट बाय बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the बेली of the use or possession of the goods bailed or does them any injury, the bailee is entitled to use such remedies as the owner might have used in the like case if no bailment had been made, and either the bailer or the bailee may bring a suit against a third party for such deprivation or injury। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? वट एवर इज ऑब्टेन्ड बाई वे ऑफ रिलीफ और कॉम्पनसेशन इन एनी सच सूट शैल एज बिटवीन द बेलर एंड द बेली बी डेल्ट विथ अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। देखो जरा, कोई भी थर्ड पर्सन है, अगर मान लो वो बेली को डिप्राइव करता है उस गुड्स को यूज करने से, तो उस केस में क्या होगा कि बेली जो है उस थर्ड पर्सन पर केस फाइल कर सकता है, ओनर अपने को ओनर समझ के, ठीक है, भले ही वो ओनर नहीं है तो क्या हुआ, अपने को ओनर समझ के। और अगर मान लो कुछ रिलीफ मिलता है बेली को, तो उस गुड्स में रिलीफ जो मिलेगा उस रिलीफ का अपॉर्शनमेंट अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। ये बस दो चीज लिखा हुआ है इसके अंदर में। आइए जरा, अब हम लोग चलते हैं कहां पर? राइट्स ऑफ बेली।
राइट्स ऑफ बेली को देखो जरा। राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द ज्वाइंट बेलर्स। राइट ऑफ द बेली देखो क्या है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू एनी वन ऑफ द ज्वाइंट बेलर्स। इसका मतलब क्या है, जैसे कोई गुड्स है, जैसे वो जो हमारा जनरेटर था जो हरिओम को दिया गया है यूज़ करने के लिए, उस जनरेटर को उस जनरेटर को उस जनरेटर पे के मालिक दो जन हैं। कौन कौन है, एक तिवारी चाचा और तिवारी चाचा के भाई भी हैं। तो बेली का राइट होता है कि वो किसी को भी वापस कर दे चलेगा, ठीक है, ज्वाइंट बेलर में। इफ सेवरल ज्वाइंट ओनर्स बेल द गुड्स द बेली हैज अ राइट टू डिलीवर देम टू एनी वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर्स अनलेस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैरी। एकदम सिंपल सी लाइन है, आप याद रखने का। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा, राइट टू इंडेमनिटी। भाई इंडेमनिटी का राइट का मतलब, ये इंडेमनिटी बोल के चैप्टर है, पढ़ाऊंगा मैं। Bailey is entitled to be indemnified by the bailor for any loss arising to him by reasons that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods or to give directions in respect of them. If the bailor has no title to the goods and the bailee in good faith deliver them back to or according to the direction of the bailor, the bailee shall not responsible to the owner in respect of such delivery. Bailee can also claim all the necessary expenses incurred by him for the purpose of gratuitous bailment. आप बोलेंगे भैया क्या लिख दिया इतना सारा, क्या लिख दिया? देखो, चिंता न को, सिंपल सा स्टफ है। अगर मान लो अगर मान लो कि कोई भी गुड्स चोरी का है और चोरी का गुड्स अगर आपको दे दिया उसने यूज़ करने के लिए और उससे आपको नुकसान कुछ हो गया, तो उस केस में आपको जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई बेलर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स। जब भी हम कोई गुड्स डिलीवर करते हैं तो हमको देखना होता है कि भाई गुड्स फॉल्टी है कि नहीं है, ठीक है। जब हम मान लो कोई चीज़ भाड़ा पे लेकर के आते हैं तो सामने वाला हमको ख़राब सामान थोड़ी देगा, ख़राब सामान देगा तो भाई हम उसके लाइबल नहीं है। तुम ख़राब सामान हम तो इसे लेंगे ना कि सामान अच्छा है, अब आके मेरे यहाँ ख़राब हो गया तो हम क्या करें उसको, इसका मतलब पहले से ख़राब था, ठीक है। A bailee is entitled to receive compensation from the bailor or any loss caused due to him to the failure of the bailor to disclose any faults in the goods known to him. जैसे मान लो सूट वगैरह मिलते हैं भाड़े पे, मतलब ऐसा बढ़िया क्लासी जो है सूट, मान लो एक सूट रहा लिया आपने। अब सूट में क्या है कि उसमें ना कोई डिटर्जेंट डाला हुआ था खुजली वाला, गलती से पड़ गया। अब बेलर को ये पता है कि उस सूट में डिटर्जेंट पड़ गया है, खुजली वाला डिटर्जेंट, कोई जैसे खुजली हो जाता है तो उसको वो साफ ऑफ कराना चाहिए, करा के देना चाहिए। वो कोई लेने आ गया, फिर वो बिना साफ कराए दे दिया। अब इस केस में बेलर को पता था कि भाई ये तो खुजली वाला सूट हो गया है, इसको नहीं देना चाहिए मेरे को, वो दे दिया। देने के बाद क्या हुआ, वो सूट से खुजली हो गया पूरा, सामने वाले को जो पहन लिया बेली। अब बेली को इलाज कराना पड़ा, 5,000 रुपये खर्चा हो गया। नाउ बेलर इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेट दी बेली, ठीक है। और बेली का राइट है कि वो क्लेम कर सकता है कॉम्पनसेशन। इफ बेलमेंट इज फॉर हायर द बेलर विल बी लाइबल टू कॉम्पनसेट इवन दो ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फॉल्ट्स। देखो ना, यहाँ पर पहले बात तो कि बेलर जो है बेली को सब बात बताएगा कि देखो मेरा ये गुड्स तुमको दे रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, सारा फैक्ट्स डिस्क्लोज कर देगा। लेकिन अगर सारा कोई फैक्ट डिस्क्लोज नहीं किया है और कोई गुड्स हम हायर पे लिए और फैक्ट डिस्क्लोज करें नहीं करे, क्या है नहीं है पता नहीं, उसको पता भी नहीं हो कि ये प्रॉब्लम है इसमें, तो भी वो लाइबल हो जाएगा इस केस में, ठीक है। राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस। इसमें देखो क्या है कि नेसेसरी एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोला है। कि अगर मान लो आपने आपने ना कोई गाड़ी यूज़ किया और किसी अपने फ्रेंड से लेकर के, और फ्रेंड से लेकर के गाड़ी यूज़ किया और यूज़ करने के टाइम में ना
गाड़ी में कोई बड़ा सा पार्ट्स चेंज कर दिया, और बड़ा सा पार्ट्स चेंज करने के बाद क्या हुआ कि वो मेजर पार्ट चेंज हुआ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया, उसके बिना वो गाड़ी जाता नहीं सामने। तो उस केस में बेली जो है, अगर ये खर्च किया है तो वो कॉम्पेंसेशन क्लेम करने के राइट में, उसका राइट है कि वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर पाए। ठीक है, आपने फ्रेंड से गाड़ी लिया, गाड़ी को ले गए, तो गाड़ी में अगर ले गए तो मान लो तेल वगैरह यूज़ किया तो आप ही देंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपका नॉर्मल खर्चा है, वो बेयर नहीं करेगा एक्सपेंस। लेकिन आपने वो गाड़ी, उसने गाड़ी खराब गाड़ी दे दी, वो गाड़ी जाके 10 किलोमीटर के बाद रुक गया, उसको फिर रिपेयरिंग कराना पड़ा, मेजर रिपेयरिंग कराना पड़ा। इस केस में बेलर पैसा दे, भाई देख गाड़ी खराब कैसे दे दिया तुम, ठीक है, ये मेरा रिपेयरिंग का खर्चा लगा गाड़ी में, ये दे देना तुम। ठीक है, राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू डिसाइड टाइटल टू द गुड्स। मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो, अ डीलर इन अ टीवी delivered a TV to B for using in summer vacation. Subsequently, C claimed that TV belonged to him as it was delivered only for repairs to A. Thus, B should deliver it to him. In this case, B may apply to the court to decide the question of ownership of the TV, so that he may deliver it to the right owner. अब ये बोलेंगे, अब ये क्या एग्जाम्पल है, मैं एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी तो आजकल तो खैर नहीं है ये सब, पहले था जब मैं छोटा था, तो उस समय टीवी के दुकान, जब ऐसा वर्ल्ड कप का मैच वगैरह आता था, तो बड़ा सा टीवी मान लो कोई लगा दिया कहीं पे, अब वो टीवी बड़ा सा मान लो उसे घर में नहीं है, तो कोई टीवी का रिपेयरिंग का शॉप होता था, वहाँ से वो लोग ले आते थे। टीवी रिपेयरिंग के लिए आया है, 2 दिन के लिए, वो 1 दिन के लिए वो लगा दिया, मैच होगा 8 घंटा, वो दे देगा। अगर मान लो मैं जा रहा हूँ, मेरे को दिखाई नहीं तो मेरा टीवी है यहाँ लगा हुआ, हम तुरंत जाकर दुकानदार को बोले, अरे भैया मेरा टीवी लगा दिया, आप आपको रास्ते में लगाने के लिए दिए थे, मेरा टीवी मेरे को वापस करें जल्दी, अभी तुरंत चाहिएगा। वो तुरंत टीवी खोल के मेरे को देगा, समझ रहे हैं? ऐसा ये है केस है। इस केस में अगर मान लो जो लोग टीवी लगा के देख रहे हैं, तो अगर उनको हम मैं बोलूँ कि ये मेरी टीवी है, मेरी टीवी है, तो वो लोग मानेंगे नहीं। तो वो बोला कि कोर्ट में अप्लाई करके पता करें कि सही पर्सन कौन है, टीवी का असली मालिक कौन है, ऐसा उसको ही देंगे टीवी। आप समझ गए ना केस? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज। राइट ऑफ पर्टिकुलर लियन फॉर पेमेंट ऑफ सर्विसेज, इसका मतलब क्या है? राइट ऑफ जनरल लियन, मैं लियन बोल करके एक पढ़ाऊंगा यहाँ पर, और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि भाई क्या है लियन और क्या है वहाँ पर राइट। ठीक है, अच्छा ये छोटा सा क्लास आज का रहा, तो मैंने 1 घंटा 10 मिनट के आसपास का रखा है। 2 पार्ट में मैं छोटा छोटा करके पढ़ा दूंगा। बेलमेंट, फिर पढ़ाऊंगा प्लेज, बेलमेंट हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, फिर पढ़ाऊंगा इंडेमनिटी एंड गारंटी, फिर पढ़ाऊंगा एजेंसी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चा लोग, बाय बाय, गुड नाइट, और पढ़ाई करो बढ़िया से, परीक्षा दो ताकि और परीक्षा में तोड़ फोड़ के नंबर लेकर आओ।